गर्मी फुल है लेकिन बत्ती गुल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। कहर बरपाती गर्मी के बीच अब बिजली का संकट भी बड़ा होता जा रहा है। हरियाणा की बात करें तो यहां भी गर्मी के साथ साथ पावर कट्स लोगों को परेशान कर रहा है, बुरी तरह से परेशान कर रहा है। स्थिति अब यह हो चली है कि बिजली की मांग पूरी न होने से लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। प्रदेश में कई जगहों पर बिजली की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। बिजली को लेकर मांग जो है लोगों की वो पूरी नहीं होने पर बिजली घरों पर ताला भी लगाया गया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रदर्शन करते उन लोगों की जो चरखी दादरी से तस्वीरें सामने आई। पहले वो देखिए, चरखी दादरी के मंदौला गांव में बिजली की परेशानी को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतरे और बिजली घर पर ताला उन्होंने लगा दिया। हिसार में पावर कट्स लोगों को परेशान कर रहे हैं। ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। हिसार के बुडाक गांव में लोगों ने पावर हाउस से 3 गांवों की बिजली सप्लाई को रोक दिया और इसके बाद 2 बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट भी यहां पर की गई। और इन तस्वीरों के बाद पावर कट्स को लेकर उठ रहे सवाल और इन सवालों पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम सवाल जिस पर नजर डालेंगे, जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहेगी। इतनी भीषण गर्मी के बीच पावर कट्स लोगों के लिए बड़ी परेशानी तो है ही, लेकिन इस परेशानी का हल सरकार के पास आखिर है नहीं या हो नहीं पा रहा, ये एक गंभीर सवाल है। उन्हीं सवालों पर आगे बढ़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कहता है कि क्या बढ़ती गर्मी की वजह से बिजली की समस्या बड़ी हो गई है। दूसरे सवाल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिजली समस्या से निपटने के सरकार के ठोस इंतजाम हैं। सवाल नंबर 3, क्या बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की समस्या और बढ़ सकती है? हालांकि दावे कुछ और किए जा रहे हैं। इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे हमारे खास मेहमानों से। एक छोटा सा परिचय अपने खास मेहमानों का। विजेंद्र नेहरा साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी बहुत स्वागत है। विवेक चौधरी साहब प्रवक्ता हैं जेजेपी के। विवेक जी आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक जैन हमारे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी से। दीपक जी आपका भी बहुत स्वागत है। विजेंद्र रेड्डू जी आईएनएलडी से अपना पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है विजेंद्र जी आपका। लाल बहादुर खुवाल साहब कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। अमित नेहरा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन शुरुआत चूंकि सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही इसकी शुरुआत बनती है। सर, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ नहीं पा रही, परेशानी कहाँ है विजेंद्र जी? जी मैं सुन पा रहा हूँ सर। आशीष जी देखिए, सामान्य तौर पर अगर मैं बात करूं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कुछ समय के लिए बिजली की कुछ दिक्कत और परेशानी हम लोगों ने फेस की थी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे बिजली मंत्री आदरणीय रणदीप चौटाला जी ने जो इस लेवल पे प्रयास किए, चाहे वो केंद्रीय बिजली मंत्री जी से मुलाकात करने का विषय हो, चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर और चाहे बिजली कंपनियों के साथ में जहां कहीं तकनीकी कोई खामियां थी या कहीं ग्रिड खराब थी, उस सब को ठीक किया गया है। और केंद्रीय जो भारी उद्योग राज्य मंत्री हैं आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया इस दिशा में। और इन सबका नतीजा है कि पहले से अब बिजली की जो बीच में समस्या हुई थी वो लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरी तरह से सुचारू रूप से बिजली की सप्लाई इस समय हो रही है। आशीष जी जरूर कुछ स्थानीय स्तर पे, क्योंकि आप जिम्मेदार चैनल है आपका, आपने दिखाया है, तो स्थानीय स्तर पर जरूर हो सकता है कि कुछ परेशानी और कुछ दिक्कत हो, लेकिन मोटा मोटी सब जगह ठीक है। और इसके साथ साथ जो खेदड़ वाली यूनिट खराब हो गई थी, जल्दी ही मैं बताऊं आपको कि वो यूनिट हम चालू कर देंगे। और 660 मेगावाट जो बिजली है, यानी 1.5 करोड़ यूनिट प्रतिदिन वहां से बिजली हम लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। 500 मेगावाट बिजली हम और खरीद रहे हैं मध्य प्रदेश आदि राज्यों से। 1 करोड़ यूनिट बिजली पर डे के हिसाब से आशीष जी हमें वहां से मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक टेंडर हम और खोल रहे हैं 500 मेगावाट का, यहाँ से हमें बिजली मिलेगी। इसके साथ साथ जो भारत सरकार है उससे हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है कि जो अनअलोटेड बिजली है, जो एक्स्ट्रा पावर है भारत सरकार के पास में, उसको भी हरियाणा सरकार को दिया जाए। तो केंद्र सरकार ने उसके लिए सहमति जताई है। इसके साथ साथ जो 9400 मेगावाट हरियाणा की जो मैक्सिमम डिमांड रहती है, हमने जो पावर कट है वो 200 मेगावाट से भी कम कर दिए हैं। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ सारी चीजें। और हरियाणा प्रदेश की जो कुल उत्पादन क्षमता है आशीष जी, वो 12,400 मेगावाट की है। ये कुल मिलाकर के है, चाहे वो हरियाणा में बिजली बनती है, चाहे केंद्र में हमारा हिस्सा है, चाहे प्राइवेट कंपनियों का मिलाकर के है। और क्योंकि आप सब जानते हैं आशीष जी, वर्तमान समय में इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ी है, बहुत जल्दी पड़ी है, बारिश हुई नहीं है। और इस वजह से हर साल जो 10% बिजली की मांग बढ़ती थी आशीष जी,
वो इस बार लगभग 30 से 40% बढ़ी है। इसलिए निश्चित रूप से अगर मैं ये कहूं कि कोई भी दिक्कत और विजेंद्र जी, परेशानी नहीं हुई तो देखिए ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी सरकार प्रयास कर रही है, बहुत अच्छी बात है, और हम आपके प्रयासों की सराहना भी करेंगे अगर लोगों की परेशानी हल होगी। 8 से 10 घंटे का सर पावर कट्स, ये एक जिले दो जिले की बात नहीं है, 11 से 12 जिलों में ये परेशानियां हैं। मैं पूरी लिस्ट मेरे पास है, उसके बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे। लाल बहादुर खुवाल साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सर, इतना प्रयास सरकार कर रही है, खुवाल साहब, इतना प्रयास सरकार कर रही है कि वो प्रयास अभी धरातल पर उतर नहीं पा रहा है। लगता है आवाज़ पहुंच नहीं पा रही। लाल बहादुर खुवाल साहब हमारे साथ अभी इस वक्त जुड़ नहीं पाए हैं, उनके पास भी चलेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जेजेपी से हैं। विवेक साहब, इतने प्रयास सरकार कर रही है और संयंत्र लगाने की कोशिश, पड़ोसी राज्यों से बिजली ली जा रही है, लेकिन उसके बाद भी 200 से 250 मेगावाट की बिजली आपूर्ति में फर्क, और ये फर्क दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सर नहीं आशीष जी, देखने की बात यह है, जिस तरह से बीच में एक दिक्कत आई थी, उसको मानते भी हैं कि दिक्कत आई थी, पर आज के दिन अगर बात करें तो आज के दिन सब कुछ मैं कहूँगा अंडर कंट्रोल है। और बिजली की जो डिमांड बढ़ी है उसको देखते हुए उसका जो उसके संसाधन थे वो उनको भी उपलब्ध करा दिया गया है। और कहीं ना कहीं आज सरकार लगी हुई है प्रदेश की जनता की सेवा के लिए, और जनता की सेवा कर भी रही है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हो, चाहे बिजली मंत्री जी हो, सभी इसी प्रयास में है कि जनता को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। कुछ कमियां रही हैं उनको भी दुरुस्त कर लिया गया। और मैं कहूँ, अगर मैं अपने एरिया की बात करूं, मैं अम्बाड़ा से बिलोंग करता हूँ, तो अम्बाड़ा में सुचारू ढंग से बिजली आने का काम हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे यार। बीच में जरूर दिक्कत है, नहीं दिक्कत सर 8 से 10 घंटे जिन क्षेत्रों में पावर कट्स हो रहे हैं वहां ज्यादा दिक्कत है। आपके क्षेत्र में दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, 8 से 10 घंटे अगर कहीं कट हो रहे हैं तो वो जैसी बात है, दिक्कत तो है ही है। हाँ। एक आज जैसी गर्मी पड़ रही है उसके बीच में बिना लाइट के रहना तो बहुत मुश्किल काम है। और सरकार द्वारा जो जो काम किए जाने थे, चाहे वो दूसरे राज्यों से, जिस तरह मेरे बीजेपी के साथी ने बहुत डिटेल में बताया कि किस तरह कहां से बिजली का प्रबंध किया गया और सरकार ने उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए, तो सरकार अपने काम में लगी हुई है और सरकार सक्षम है इस समस्या से भी निपटने के लिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि डिमांड एकदम बढ़ गई। हम उम्मीद करेंगे सर कि हम उम्मीद करेंगे कि आप जिस बारे में आप जो दावा कर रहे हैं वो दावा सच भी साबित हो। और कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे। खुवाल साहब, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? सर, ये इस वक्त जो परेशानी बिजली संकट को लेकर है, 8 से 10 घंटे के पावर कट्स, पानीपत औद्योगिक क्षेत्र हो या गुरुग्राम का औद्योगिक क्षेत्र हो, यहाँ पर फैक्ट्रीज के जो छोटी बड़ी फैक्ट्रीज के जो मालिक हैं उन्हें जनरेटर से काम करना बड़ा भारी पड़ रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है, उनको लेबर बहुत महंगी पड़ रही है। पावर कट्स होने की वजह से लेबर खाली रहती है। उसके बाद इस तरह की बातें सामने आती है कि 8 से 10 घंटे के पावर कट्स उन्हें झेलने पड़ते हैं। सरकार के प्रयास ठीक तरीके से सफल हो नहीं पा रहे, विपक्ष को भी प्रयास करना पड़ेगा सर इसके लिए। ऐसा है जी, देखो जिस तरह से लोग जूझ रहे हैं बिजली के लिए, बिजली संकट इतना जोरों पे है, लोग सब आज सड़कों पे हैं। महिलाएं बेचारी घर का चूल्हा चौका छोड़ के बिजली के लिए सड़कों पे धरने प्रदर्शन कर रही है। जो हालात आज देश में, विशेषकर हरियाणा में जो बिजली का संकट आया है, इसको भली भांति मेरे बीजेपी के भाई भी जानते हैं कि ये संकट क्यों आया है। कांग्रेस की सरकार में जितने भी प्रोजेक्ट, जितने भी पावर प्लांट लगाए गए, चाहे हम खेदड़ की बात करें, झाड़ली की करें, यमुनानगर की करें, गोरखपुर की करें, इवन मैं सच बताऊं, हिसार में खेदड़ पावर प्लांट की एक यूनिट कब से बंद पड़ी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि बिजली का संकट आएगा। जिस तरह से नए आपने कोई पावर प्लांट नहीं लगाए, जो पहले लगे हैं उनको तो कम से कम रेगुलर कर दे, वो नहीं कर पाए। वही दंश आज हरियाणा की जनता झेल रही है। अगर मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी जी ने, जो हमारे मोदी जी के मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके प्यारे मित्र हैं, उन्होंने जिस तरह से जो एग्रीमेंट 25 साल के लिए किया था, जो यूनिट, जो बिजली हरियाणा को देनी थी,
उससे वो मुकर गए और उन्होंने कहा कि आप इसका रेट बढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका हार चुके हैं। बावजूद उसके भी मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता मेरे भाई बैठे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की? जो एक एग्रीमेंट हो गया कम रेट में, वो बिजली क्यों नहीं सप्लाई की जा रही? इवन उसको छोड़िए, अभी गुजरात का चुनाव आने वाला है, गुजरात के लोगों को खुश करने के लिए हरियाणा से बिजली जिस तरह से भेजी जा रही है, कितनी पावर भेजी जा रही है, कितना हमारे हरियाणा को संकट झेलना पड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। क्या आप गुजरात में जाके बसना चाहते हैं? क्या आप डेरा आगे गुजरात में डालना चाहते हैं? हरियाणा की जनता त्राई त्राई कर रही है और आप सारी बिजली गुजरात को सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वहां जल्दी ही चुनाव होने वाला है। हाँ, चुनाव होने वाला है, इसलिए किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं ठीक है कि खुवाल साहब 9 अप्रैल 2022 से हाँ ले रहे हैं सर, जवाब ले रहे हैं और प्रवक्ताओं से छोटे-छोटे रिएक्शन ले लें, उसके बाद और डिटेल में हरियाणा से मुद्रा गुजरात को है ना 2356.30 लाख यूनिट बिजली भेजी गई है। आप इसका जवाब दे, आपने क्यों भेजी? हरियाणा को इस तरह से इस गर्त में क्यों आपने डाल रखा है? ठीक है खुवाल साहब जवाब लेंगे, जवाब दे इस बात का। खुवाल साहब जवाब लेंगे, जवाब पहले लेंगे। इतने दुखी थे पानी और महंगाई से, तो पहले आशीष जी एक मेरा छोटा सा कमेंट ले लें। कहाँ जाए लोग, क्या करें? खुवाल साहब जवाब लेंगे हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी भी है, विजेंद्र रेड्डू जी भी है। रेड्डू जी से एक छोटा सा रिएक्शन ले रहे हैं। नेहरा साहब मैं फिर आऊंगा आपके पास, और जेजेपी के भी प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता अमित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे, बहुत समय है हमारे पास, लेकिन हाँ आपको जिन पॉइंट्स पर जवाब देने आप उनको अपने पास नोट करके जरूर रखिएगा ताकि आप उस पर बात कर सकें। और दीपक जैन जी के पास भी चलेंगे। फिलहाल विजेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। विजेंद्र रेड्डू साहब, अभी जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं कई जगह से, चूंकि अडानी की 450 मेगावाट की जो पावर सप्लाई आनी थी वो शुरू हो चुकी है। पीके दास जी जो कि सचिव हैं बिजली विभाग के, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया। उसके बाद भी बहुत सारे प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन 8 से 9 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे के पावर कट्स पानीपत औद्योगिक क्षेत्रों में, गुरुग्राम में और कई अलग अलग जगह पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए आशीष जी, सबसे पहले आपका नमस्कार जी। 75 साल का हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, और 75 साल के बाद भी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक जिसके ऊपर हमारे सब प्रकार की आवश्यकताएं निर्भर करती हैं, चाहे पानी की बात है, चाहे ऑफिस की बात है, चाहे घर की बात है, चाहे खाने की बात है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिसिटी। चाहे रोजगार की बात है, चाहे जीडीपी की बात है, चाहे हमारी रेवेन्यू की बात। और 75 साल के बाद भी ये हमारे देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही चिंतन की बात है कि पैसों में भी हमारे को वस्तु नहीं मिल रही है। सरकार फ्री लाइट नहीं देती है, उद्योगों वाले इतनी महंगी बिल देते हैं, इतनी महंगी यूनिट मर्जी की सरकार लेती है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट पब्लिक को पेमेंट दे करके भी सामान ना दे, तो इससे बड़ी सरकार की निंदा हम क्या करें और क्या की जा सकती है, ये मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है। एक उद्योगपति जो है वो मन मर्जी का बिल सरकार जो मांगते है वो देता है, उसके बावजूद भी उसको अपने जो कर्मचारी है उनके रोजगार को बचाए रखने के लिए, अपने उद्योग को जिंदा रखने के लिए, अपने ग्राहकों को जिंदा रखने के लिए 100 रुपए प्रति लीटर डीजल का जो है उपयोग करके तब जाकर के उसको कहीं अपना काम चलाना पड़ रहा है। ये हमारे समाज के, हमारी सरकारों के लिए बहुत ही निंदनीय बात है। दूसरी बात, जैसा कि आपने बताया, मान लिया कि 400-450 मेगावाट अडानी ने देनी शुरू कर दी है, और मध्य प्रदेश से भी शायद 150 मेगावाट का एक और एग्रीमेंट हुआ है, वो भी मिलना शुरू हो गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से, क्या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को ये मालूम नहीं था कि अप्रैल और मई में गर्मी आती है? क्या ये इतिहास में पहली घटना है कि 2022 के अप्रैल में गर्मी आई है? पहले कभी गर्मी नहीं आया करती थी। अगर सरकार को पता था, जैसा कि सभी को पता है गर्मी आएगी, आती है, तो क्यों नहीं इसकी प्रिपरेशन की गई? इनको पता था कि खेदर कल एक यूनिट बंद पड़ी है, 600 मेगावाट कोई छोटी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं होता है, 600 मेगावाट की यूनिट बंद पड़ी है। वाई उसको ठीक क्यों नहीं किया गया? वाई दैट वाज नॉट बीइंग रेडी? क्यों उसका पहले से समाधान नहीं किया? पानीपत थर्मल प्लांट है जहाँ पे लगभग 17 मेगावाट की प्रोडक्शन दिया करता था। प्लांट का आपने जो जिक्र किया खिदड़ वाले का, उस पर बिजली मंत्री से बात हुई थी हमारी। बिजली मंत्री ने इसके बारे में बताया
उन्होंने बताया कि चाइना से उसके टरबाइन का कोई पार्ट आना है, कोई तकनीकी सामान आना है, जिसके लिए अभी चूंकि वहां पर कोरोना की वजह से लॉकडाउन है या क्या वहां पर बाध्यताएं कुछ तो हैं, जिसकी वजह से अभी वो पार्ट आ नहीं पाया है और उम्मीद है कि वो जल्द आएगा और 600 मेगावाट का जो ये हमारा प्लांट है वो जल्द शुरू होगा। दीपक जैन जी भी हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र जी फिर आऊंगा आपके पास। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कीजिएगा। साथ में मेरा एक छोटा सा सवाल ये भी रहेगा कि प्रयास तो बहुत हो रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वो कुछ हद तक कामयाब हो रहे हैं, कुछ हद तक नाकाम है। जहां पर नाकाम है वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां पर ठीक ठाक है वहां लोग संतुष्टिजनक है। तो मिला जुला असर है बिजली संकट का। देखिए, आज के दिन जो बिजली है वो एक मूलभूत जरूरत है। जैसे पानी, रोटी और हवा आदमी की मूलभूत जरूरत है, उसी हिसाब से बिजली भी एक मूलभूत जरूरत है, नेसेसरी चीज है, जिसके बगैर आदमी को जिंदा रहना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि हॉस्पिटल में बिजली कहती है, मरीजों को भी बिजली कहती है, बुजुर्गों को भी बिजली कहती है। लेकिन हरियाणा सरकार की टोटल फेलियर है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 8-8, 10-10 घंटे कट लगते थे, लेकिन दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने 24 घंटे बिजली देके दिखाई है। इस क्राइसिस के अंदर भी बिजली नहीं गई, चाहे वो सोलर सिस्टम से हमने जनरेट की, चाहे हमने कोयले से जनरेट की, कैसे भी जनरेट की, चाहे आउटर से ली। इसी तरह पंजाब के अंदर हमारी सरकार को 55 से 60 दिन होने को जा रहे हैं, वहां पर कट आने वाले एक हफ्ते के अंदर झारखंड से हमारा एक प्लांट पड़ा था जो कांग्रेस ने वहां पे बंद कर रखा था, उस प्लांट को शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब के अंदर कट कम हो गए, लेकिन हरियाणा की जो सरकार है, माननीय बिजली मंत्री जो रंजीत चौटाला जी, उनको गरीबों का अपमान करने की बजाय अगर वो थर्मल प्लांट पे ध्यान देते, तकनीकी पे ध्यान देते, उनको पता था गर्मी तो आती है, हर साल आती है, अप्रैल में आती है, मई में आती है, जून में आती है, जुलाई में आती है, लेकिन उनका इस पर ध्यान नहीं था। उनका ध्यान ये था एक गरीब व्यक्ति विधायक कैसे बन गया, एक गरीब व्यक्ति सरकार कैसे चलाएंगे, क्योंकि उनको राजा महाराजाओं की कुर्सी हिल रही थी। खट्टर सरकार के जो मंत्री ओपी यादव जी हैं, अगर उनका ध्यान बिजली पे होता, वो बुजुर्गों को धक्का नहीं मारते। कल उन्होंने रेवाड़ी के अंदर बुजुर्गों को धक्का मारा। अगर खट्टर सरकार जी का ध्यान हरियाणा की जनता के लिए होता तो वो माताओं की रक्षा करने के लिए, बहनों की रक्षा करने के लिए, छात्रों की रक्षा करने के लिए एक्साइज पॉलिसी में 24 घंटे, सुबह 8 बजे जब मंदिर में जाने का टाइम होता है, 8 बजे तक उन्होंने ठेके खोलने की परमिशन दे दी। खट्टर सरकार का इस पे भी ध्यान नहीं है। लेकिन ठेके की बात आप मत कीजिए सर, ठेके की बात आप लोग मत कीजिए। मैं बता रहा हूं दिल्ली वाला मसला शुरू हो जाएगा ना सर। ठेके और शराब नीति की बात करेंगे तो दिल्ली की बात करनी पड़ेगी। दिल्ली में 24 घंटे नहीं है सर, देखिए करिए, स्वागत आपका। दिल्ली के अंदर 24 घंटे नहीं है, दिल्ली के अंदर 24 घंटे ठेके खुले नहीं है, लेकिन खट्टर सरकार ने क्या किया, फ्री तो मिल रहा है सर। 8 बजे तक नहीं, कौन कह रहा फ्री मिल रहा है? जो एक्साइज पॉलिसी खट्टर सरकार ने अमेंडमेंट की है, दिल्ली में तो फ्री, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरा साहब सुन लीजिए। दीपक जी को बात पूरी करने दो सर, दीपक जी को बात पूरी करने दो, सुनिए। आपके बीच में बोला, हाँ मैं रोक रहा हूँ सर, आप बताएं। हाँ देखिए, खट्टर सरकार ने 2 बजे तक तो कोई लिमिट ही नहीं लगाई, L4, L5, L6, L8, L12 पे। 2 बजे के बाद 20 लाख रुपए एडिशनल फीस दो, सुबह 8 बजे तक ठेके चलाओ, 8 बजे तक बार चलाओ। उस समय छात्रों का स्कूल में जाने का समय होता है, मंदिरों में 5 से 8 बजे तक लोग जाते हैं। इसका मतलब शराबियों से बढ़ाना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं हरियाणा का। हम आम आदमी पार्टी ने बिजली पर भी प्रदर्शन किया था, आम आदमी पार्टी की युवा इकाई ने हर डीसी को हमने ज्ञापन दिया था, महामहिम राष्ट्रपति को, कि बिजली की समस्या को पूरी की जाए। अगर इनकी समस्या पूरी नहीं होती, हम इनको एक्सपीरियंस देने को तैयार है, हम इनको बताने को तैयार है 24 घंटे बिजली कैसे आ सकती है। दिल्ली जबकि इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं करता, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, हरियाणा पूर्ण राज्य है। पंजाब में बिजली ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कट कम हो गए। ठीक है, मैं दीपक जी फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अमित जी भी हैं, अमित नेहरा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित जी, चूंकि सरकार की तरफ से देखिए प्रयास तो हो रहे हैं सरकार के, मैं आ रहा हूं नेहरा साहब, मैं आ रहा हूं। एक रिएक्शन अमित जी से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जो आप लोगों ने पक्ष रखे हैं, जो पार्टी के प्रवक्ताओं ने पक्ष रखे हैं, वो पार्टी के स्तर पर या पार्टी के उन्मुख होकर रखे हैं। अमित जी से जानना चाहूंगा, क्योंकि अमित जी ये अभी की जो परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से उद्योगों को तो नुकसान सर हो ही रहा है, क्योंकि 9 घंटे 10 घंटे अगर पावर कट्स होंगे तो नुकसान होगा। प्रयास कर रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वो प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। क्या डिमांड ज्यादा होने की वजह से उतने इंतजाम नहीं हो पा रहे, या प्रयास में कोई कमी है, या और प्रयास करने की जरूरत है? क्योंकि बिजली का एक ऐसा संकट है जिससे कि बहुत सारी चीजें प्रभावित हैं, मसलन बच्चों की पढ़ाई, खेती का चूंकि सीजन शुरू हो चुका, आगे काम बहुत सारे सिंचाई का काम होना, उसमें भी पानी की जरूरत पड़ेगी, वो भी बिजली से चलेगा। उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अमित जी। हाँ देखिए आशीष, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब तो स्थिति ये है कि जैसे प्यास लगने पे कुआं खोदने वाली बात है ना, वो चरितार्थ हुई है, पूरी तरह हुई है। एक वक्ता ने अभी कहा था कि जो एग्रीमेंट होते हैं वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक हो जाते हैं पूरे साल के लिए।
तो उसमें क्या होता है, लीन पीरियड होता है, उसमें थोड़ा स्थिति ठीक होती है बिजली की, तो वो अच्छे रेट्स में। इसमें भी उतार चढ़ाव होता है कि आप किस टाइम बिजली के सौदे करते हैं कंपनियों से, तो कब आपको महंगी बिजली मिलती है, कब आपको सस्ती बिजली मिलती है। तो इस टाइम पीक पीरियड चल रहा है, तो बहुत महंगी बिजली मिलेगी आपको, किसी भी कंपनी में जाइए तो वो पूरा फायदा उठाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सरकार की कमजोरी रही है, चाहे कोई कुछ भी कहे। दूसरी बात ये है कि पिछली बार से अगर इस साल के कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो पिछली बार पूरे हरियाणा में 7000 मेगावाट बिजली की डिमांड थी। इस बार जो डिमांड है वो लगभग 9000 मेगावाट है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 33% बिजली की डिमांड बढ़ गई है। लेकिन ये भी आपको सोचना होगा कि आवासीय डिमांड नहीं बढ़ी है, क्योंकि जो भी नया कनेक्शन लगता है, बिजली का जो कनेक्शन होता है उसमें लिखा होता है, जो फॉर्म भरते हैं कि हमें इतनी बिजली की जरूरत है, तो बिजली को विभाग को पता होता है कि कितनी बिजली की डिमांड है, चाहे वो छोटे से छोटा कनेक्शन क्यों ना, 2 किलोवाट का क्यों ना हो, तो वो कंप्यूटराइज जाता है, पता चल जाता है सर्वर में कि टोटल इस समय कितनी डिमांड है। तो ये पता तो था सरकार को कि डिमांड है, लेकिन वही बात है कि ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी बात ये है कि इससे निपटा कैसे जाए। तात्कालिक तो सरकार ने किया है, पाबंद लगाया है कि जो खेदरघाट पावर प्लांट था उसका पंप और जो राउटर था वो पिछले 3 साल से खराब था, 600 मेगावाट उसके कारण बाधित हो रही थी। तो 3 साल तक आप समझिए कि एक तो रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा था, दूसरे वो कितने कर्मचारी खाली बैठे थे, उनको कहाँ पे एडजस्ट किया था, वो भी एक लॉस था स्टेट को। तो बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि कोविड का बहाना नहीं ले सकती सरकार, क्योंकि 2 ही साल से कोविड है, तो 3 साल से खराब पड़े हैं, तो पहले क्यों नहीं ध्यान दिया इस पे। तीसरी बात यह है कि जो नए प्लांट लगे थे, खेदड़ का हो, झाड़ली का हो, तो उसमें अप टू मार्क नहीं बने थे। उस टाइम भी आवाज उठी थी, विपक्ष ने बड़ा हल्ला मचाया था कि आपने जो चाइनीज मशीनरी है उसका यूज किया है। हालांकि उसके मुकाबले में हमारे इवन जो भारत इलेक्ट्रिकल भेल है उसका भी जो मशीनरी थी वो भी बेहतर थी। उधर अगर आप फ्रांस और जर्मन अगर इक्विपमेंट मंगाते तो वो भी बेहतर थे। वो खेदड़ की तो धड़कन नहीं मिटी थी, जो वाइब्रेशन थी शुरू से ही उसमें दिक्कत है। तो ये भी एक सोचनीय विषय है कि हम सिर्फ एक गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर सकते, सभी का इसमें थोड़ा बहुत योगदान रहा है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उपाय क्या है इस सारे संकट का। उसका उपाय ये है कि हरियाणा की जो भौगोलिक स्थिति है और जो जलवायु है, तो वो तो सरप्लस होनी चाहिए बिजली यहाँ पे, क्योंकि जो सोलर सिस्टम है, जो सोलर पावर प्लांट है, गर्मी में ही तो फलते फूलते हैं। तो यहाँ तो हम एक तरह से हम बाहर भेज सकते हैं बिजली को, क्योंकि जो एग्रीमेंट इन्होंने हरियाणा सरकार ने पावर कंपनीज के साथ किए, अगर उसके आधे से भी अगर ये एग्रीमेंट निजी लोगों से कर लें, जो व्यक्तिगत हैं, भाई आप अपनी छतों पे लगाएं, खेतों में लगाएं, थोड़ा बहुत उनको सब्सिडी भी दें, तो वो 2 या 3 रुपए में पर यूनिट उनको बिजली दे सकते हैं। यहाँ उद्योग भी बढ़ेगा, लोगों को काम भी मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी। और पिछले आप ये मान के चलिए कि 9000 मेगावाट अपने डिमांड, तो अकेले गुड़गांव में 2000 मेगावाट के आसपास की डिमांड है। 2000 एक बहुत बड़ी डिमांड हो जाती है। तो गुड़गांव का हाल ये रहा है पीछे कि यहाँ रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक लगातार बिजली कट रहा है, उसमें 1 सेकंड के लिए बिजली नहीं आई है। और तुर्रा ये है कि 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री मुंबई में लोगों उद्योगपतियों के पास गोलमेज कॉन्फ्रेंस करने गए कि आप हमारे यहाँ आए और उद्योग लगाएं। उनको ये होना चाहिए कि आप बिजली तो ठीक करें, अगर डीजल इतना महंगा हो गया है कि जो पावर जनरेट करने का अगर जनरेटर से करें तो 30 रुपए के आसपास पर यूनिट बैठती है, तो कौन व्यक्ति आएगा यहाँ पे। तो ये चीजें देखनी चाहिए। अभी भी समय है कि सोलर जो अभी समय भी है अमित जी, और प्रयास भी हो रहे हैं। सोलर ऊर्जा का जो आपने जिक्र किया, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ करार हुए हैं सोलर ऊर्जा को लेकर। देखना होगा कि वो धरातल पर कब तक आते हैं, वो धरातल पर कब तक आएंगे, ये भी देखना होगा। क्योंकि इस वक्त हम एक पीक पर हैं, एक परेशानी जो अपने पीक पर है, अपने शबाब पर है, उसको कैसे इस वक्त टैकल करना है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आप घरेलू सप्लाई 450 मेगावाट की
अगर आप अडानी से लेकर के दे देते हैं कुछ हद तक वो कम हो जाती है। 18 करोड़ की जो यूनिट पावर सप्लाई होनी है उसमें 20 लाख यूनिट्स की पावर सप्लाई को कट करके आप कुछ मैनेज करने की कोशिश करते हैं नेहरा साहब, लेकिन ये मैनेजमेंट नाकाफी साबित हो रहा है, ये बात माननी पड़ेगी। मानते हैं? अभी बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बातें की, मुझे कितना समय दें, मैंने नोट किया, मैं सबका जवाब देता हूँ जी। एक तो अभी नेहरा जी जिस तरह से अभी मुंबई में माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय का चर्चा कर रहे थे, तो मैं बता दूं कि हरियाणा के अंदर जो बिजली की इतनी जो मांग बढ़ी है उसमें एक बड़ा कारण उद्योग भी है। बहुत सारे उद्योग हैं, लगभग 1,68,000 के आसपास तो छोटी इकाइयां स्थापित हुई हैं हमारी सरकार में, तो बहुत सारे उद्योग लगे हैं और बहुत सारे उद्योग आगे भी आना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 5500 से अधिक गांवों में तो हम 24 घंटा बिजली देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जो कांग्रेस के साथी बात कर रहे थे कि अडानी के साथ में जो हमारा करार था, मैं उनको बता देता हूं कि सबसे पहले तो अडानी ने बिजली देनी शुरू कर दी है। दूसरा, 2008 के अंदर जब अडानी के साथ करार किया था उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और आशीष जी इतना कमजोर करार ये लोग करके गए थे उस समय कि अगर कल को अडानी अपने रेट बढ़ाता है तो उससे कोई पेनल्टी क्लॉज या कोई भी कार्रवाई हरियाणा सरकार नहीं कर सकती। इसको लेकर के हम कोर्ट में गए, कोर्ट में हरियाणा सरकार को हारना पड़ा क्योंकि पेनल्टी क्लॉज का या किसी तरह का प्रावधान इन्होंने नहीं किया था। कमजोर एग्रीमेंट कांग्रेस पार्टी 2008 में करके गई थी। यही कारण था कि 2008 से लेकर 2014 तक 6 साल इनकी सरकार रही, करार करने के बावजूद ये अडानी से बिजली नहीं ले पाए। और दूसरा मैं इनको बताना चाहूंगा कि 2012 के अंदर इन्होंने 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जो करार किया था उसको 3 रुपए 94 पैसे कर दिया, दलाली खाकर कांग्रेस पार्टी पर। इसके उस समय उस पर आरोप लगे थे तरह तरह के। और एक इन्होंने जो बात कही इनको मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बिजली कम है, बिजली की कमी है। दूसरा ये कहते हैं कि गुजरात को बिजली दे रहे हैं। तो पहला मेरा ये एक निवेदन है कांग्रेस पार्टी से कि पहले आप ये तय करिए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बिजली कम है या इतनी सरप्लस है कि हम दूसरे राज्यों को सप्लाई कर रहे हैं। आप तय तो करिए पहले। अगर हमारे अंदर खुद के अंदर बिजली की कमी होगी, क्या कोई ऐसा राज्य है कि वो दूसरे राज्य को दे सकता है? ये गुजरात की जो बातें करते हैं, सफेद झूठ जो बोलते हैं कि हम गुजरात को बिजली दे रहे हैं, अरे भैया हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके हित हमारे लिए सबसे पहले। हरियाणा के अंदर बिजली ठीक से सप्लाई हो, इसका हमारा प्रयास है, जिसमें कि पहले से बहुत सुधार हुआ है। आज बिजली का हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी तरह का आशीष जी कोई संकट नहीं है। तो ये तय करें कि कमी है या इतनी सरप्लस है कि हम दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। दूसरा, खेड़ा वाले प्लांट के रोटर की जो बात की, उसके लिए माननीय बिजली मंत्री जी ने बताया, मैं फिर बता रहा हूं कि चीन से उसका रोटर आना है और नेहरा जी यहाँ पे बैठ के बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं कि वो 3 साल से खराब है। वो पिछले लगभग 1.5 से 2 साल से खराब है। लॉकडाउन तब से लगा हुआ है, चीन से वो नहीं आ सकता क्योंकि वहां पे लॉकडाउन की स्थिति है कोरोना के कारण, लेकिन जल्दी ही वो आएगा, उसके बाद वो ठीक होगा, वहां से हमें बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत बड़ी बात कर रहे थे, इनका तो जन्म सिद्ध सुन लीजिए। इनको पता होना चाहिए कि इनके पंजाब के अंदर कितना बुरा हाल है बिजली का कि लोग पंखा को रस्सी से बांध के चला रहे हैं, सोशल मीडिया और मीडिया पे आ रहा है। और दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर किस तरह से धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। इनको ये भी पता होना कि पंजाब के अंदर जो बिजली मंत्री है इनका, उसके घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। ना किसानों को बिजली है, ना नॉर्मल जनता को बिजली है। 2-3 दिन से राजस्थान जहाँ कांग्रेस की सरकार है और पंजाब जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ बिजली नहीं है। बेशर्मों की तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई का सामना करना चाहिए। दूसरा मैं बताना चाहूंगा आपको, हरियाणा देश में एक अकेला ऐसा राज्य है आशीष जी जो किसान को 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से और आम जनता को देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली देता है, सबसे कम रेट पे बिजली देता है। मैं डंडी की चोट पे ये कह सकता हूं। इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है आशीष जी जो 6500 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी बिजली के ऊपर हरियाणा प्रदेश देता है। और 2014 के अंदर जो बीजेपी सरकार हरियाणा प्रदेश की आई, उस समय आपको पता है कि 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज था बिजली कंपनियों के ऊपर। हरियाणा सरकार ने वो कर्ज अपने ऊपर लिया, उस कर्ज को चुकाया। इसी का परिणाम है कि आज बिजली कंपनियां सस्ती बिजली इसलिए दे पा रही हैं कि आज वो मुनाफे में है, वो फायदे में है। नेहरा साहब सुनिए, एक चीज हरियाणा के अंदर लाइन लॉस जो 35% था, हमारे प्रयासों से आज वो 14% से भी नीचे आया आशीष जी। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर बिजली सर सराहनीय काम है, सराहनीय काम है। लाइन लॉस कम किया गया, बिजली चोरी कम की गई, पक्की बिजली पहुंचाई गई। जगमग योजना के तहत गांवों में बिजली पहुंचाने का दावा किया गया, हालांकि बिजली नहीं पहुंच पाई अभी तक, वो बात अलग है। लेकिन सराहनीय काम है, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इस बात की सराहना होनी चाहिए। विपक्ष भी, खुवाल साहब भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। लेकिन सर गुजरात वाला जो विषय है, चूंकि बहुत ज्यादा पुख्ता आंकड़े तो इस पर मेरे पास नहीं है, लेकिन एक फेडरेशन के स्पोक्स पर्सन का यह दावा है कि इतने बिजली संकट के बावजूद गुजरात बिजली भेजी जा रही है। इसकी क्या सच्चाई है सर?
देखिए आशीष जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते इस पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय बिजली मंत्री जी ने भी क्लियर किया है कि हरियाणा ने कोई भी बिजली किसी राज्य को नहीं भेजी, ना गुजरात को भेजी, ना किसी को भेजी। हरियाणा प्रदेश की जनता के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हरियाणा में पूरी बिजली सप्लाई करने का हमारा प्रयास है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हरियाणा की जो बिजली कंपनी है वो देश में 5वें 6 नंबर पे आती है। वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है देश भर के अंदर, उनकी रेटिंग बहुत अच्छी है। और हरियाणा को नेहरा साहब पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं ना आप इस बारे में, क्योंकि हाईकोर्ट में है ही मामला। मैं आपको जो मेरे पास मेरी सरकार से जो आंकड़े हैं, मेरी स्वयं बिजली मंत्री जी से बात हुई है, मेरी पीके दास जी से बात हुई है, जो जानकारी उन्होंने मुझे दी है उस जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश ने गुजरात को कोई बिजली नहीं भेजी और ना हम भेजने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता का हमारे पास सबसे पहले उनके हित को हमें देखना है। अडानी ने बिजली देनी शुरू कर दी है और बिजली की समस्या बीच में एक बार उत्पन्न हुई थी, उसको हमने ठीक कर लिया है। आज के समय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100 मेगावाट से भी कम के कट हम लोग लगा रहे हैं। 9400 मेगावाट की लगभग जो डिमांड रहती है, जो मांग रहती है, उसके उलट हमारे पास में लगभग 12,400 मेगावाट की हमारे पास उत्पादन की क्षमता है। तो हरियाणा प्रदेश ने दूसरा इसके साथ साथ लगभग 700 मेगावाट बिजली जो दिल्ली ने सरेंडर की थी उसको भी केंद्र से हमने मांगा है और वो कोर्ट में वो लोग पहुंचे हैं। अब आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि बिजली संकट नहीं है, और हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में ये कह के गए कि हमारे पास बिजली का संकट है, हमें बिजली दीजिए। मैं इसी पर आ रहा था नेहरा साहब, मैं इसी पर आ रहा था। दीपक साहब इस बारे में जरूर जवाब दें। मैं इसी पर आ रहा था नेहरा साहब कि जब केंद्र सरकार से, दीपक जी सुनिएगा, जब केंद्र सरकार से दादरी से बिजली की आपूर्ति शुरू हुई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कोर्ट में चले गए कि इस पर बिजली पर दिल्ली का हक है, ये हरियाणा को दी जा रही है। 500 मेगावाट लगभग बिजली की आपूर्ति वहां से होनी थी हरियाणा को, वो दिल्ली के हिस्से में आ गई। तो हरियाणा में बिजली संकट का तो बड़ा कारण आम आदमी पार्टी को भी मानते हैं, बीजेपी के लोग भी, और जो ये तथ्य मेरे पास है। आशीष जी, एक बार प्रवक्ता साहब को चुप करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता चुप हो गए तो मैं जवाब दूंगा। हाँ चुप हो जाइए 1 मिनट, मैं जवाब दे रहा हूँ, चुप हो जाइए 1 मिनट। ठीक है, वो सवाल पूरा करना चाह रहे हैं जैन साहब, वो सवाल पूरा करना चाह रहे हैं, पूरा कर लेने दीजिए। वो पूरा करना चाह रहे हैं, कर लेने दीजिए। आपके सवाल का जवाब तो दे दूं। हाँ मैं ले रहा हूँ सर, एक बार वो इन्हीं से जुड़ा हुआ सवाल है ना, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाया मैंने। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीच में भी जो बिजली का संकट हुआ था वो पूरी तरह से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कारण हुआ था। 700 मेगावाट। ओके सर, अब जवाब ले लेते हैं। उसमें उन्होंने अपना दावा किया, तो मैं कहना चाहूंगा कि जनता आम आदमी पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है सर, नहीं करेगी। अब जवाब ले लेता हूं, उसके बाद तय करेगी जनता। माफ तो देखिए सर, माफ करने की बात बता दो, हरियाणा के अंदर बीजेपी आने वाले समय में 0 आने वाली है, लेकिन दिल्ली की जनता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चुना है। दिल्ली की जनता ने 62 सीट देकर तीसरी बार बहुमत दिया। चुप हो जाइए सर, पहले बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए आप, बीच में मत। ठीक है सर, मैं उन्हें बता देता हूँ, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए सर, ये बीच में मत बोलिए। ठीक है, नहीं बोल रहे आप बताइए सर कि 500 मेगावाट जो बिजली हरियाणा के हिस्से में जानी थी, दिल्ली सरकार ने कैसे हथिया ली? वो दिल्ली सरकार ने कोई किसी चीज में नेहरा साहब सुन लीजिए, नेहरा साहब सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। दिल्ली सरकार ने, मैं ऑन रिकॉर्ड पूरे तथ्य के साथ बोल रहा हूं, दिल्ली सरकार ने, हरियाणा की जनता भी अपनी है, केंद्र सरकार भी अपनी है, पंजाब की जनता भी अपनी, पूरा देश अपना है। दिल्ली सरकार ने किसी का भी हक नहीं माना। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए जो हमारा हक बनता है वो बिजली मांगी है, उसके लिए हम कोर्ट भी जाएंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे। दीपक साहब आपकी इस बात से, जैन साहब मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा, अब मैं भूल जाऊंगा शायद। आपकी जो आपने कहा ना हरियाणा भी अपना, दिल्ली भी, इस बात से एक बात याद आई है, किसी बहुत सियाने व्यक्ति ने कहा है कि रहने को घर नहीं, कहने को सारा जहां हमारा। ये ठीक है, जब बिजली की बात आई तो आप कह रहे हैं कि हरियाणा भी अपना है, और जब बिजली के या और विषयों की बात होती है आप कहते हैं दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हरियाणा का हमने नहीं मारा। हरियाणा सरकार हमारे साथ जब भी गड़बड़ करती है, जब भी हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है, उसके लिए हम कोर्ट जाते हैं। कोर्ट एक माननीय न्याय की व्यवस्था बना दी गई है, माननीय कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उसका निर्णय करती है, कोर्ट उसमें साहब सुन लीजिए। लेकिन दिल्ली के अंदर हम सोलर सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा में सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं दिए जा रहे। दिल्ली सरकार 2 रुपए पर यूनिट सोलर सिस्टम से जो बिजली पैदा होती है उसको दिए जाते हैं। आज मेरे पास एक इंडस्ट्रियल से बात हुई, वो कह रहे भाई साहब मैं 60 यूनिट डेली पैदा करता हूं यूनिट के घर पे बिजली की, और मेरा बिजली नहीं आता, हमारे घर पे बिजली नहीं जाती और 24 घंटे बिजली। दिल्ली सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है। दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन जी एक जानते हैं वो 24 घंटे बिजली कैसे आ सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं पंजाब में बिजली कैसे ठीक हो सकती है। भगवंत मान जी ने बिजली ठीक करके दिखाई है पंजाब के अंदर। जो कह रहे धरने हो रहे हैं, धरने तो बीजेपी के लोग करते हैं, इनका काम ही व्यवस्था को बिगाड़ना है। आज हरियाणा में
हमने इनको कहा भी कैसे सर, वो केंद्र को लेटर लिख करके करवाया क्या? सर मैं बता रहा हूं, हाँ, अगर हरियाणा में इनसे बिजली नहीं आ रही तो हम बता देंगे कैसे आएगी। आप या तो इस्तीफा दे दो या हमसे सीख लो, पंजाब सरकार भी सीख रही है। हाँ, आप भी सीख लो। नेहरा साहब, आप भी एक लेटर लिख दीजिए केंद्र सरकार को, हरियाणा के संदर्भ में एक केंद्र को पत्र लिख दीजिए, कोयला चाहिए, बिजली चाहिए। कुर्सी चली जाएगी, कुर्सी चली जाएगी, कुर्सी चली जाएगी भाई साहब इनकी। हाँ, इनसे काम होता नहीं है, ये बहाना बनाते हैं। कोविड के दौरान इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन नहीं मिलती, कोविड के दौरान इन्होंने घोटाले किए। नहीं नेहरा साहब, मैं ठीक है, मैं देखिए कोरोना के मामलों पर सुनिए नेहरा साहब, जैन साहब सुनिए सर, सुनिए, मैं खोवाल साहब के पास भी जाऊंगा, कोरोना के सर नेहरा साहब, मुझे लगता है कोरोना का जो विषय है ना, वो हर राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हरियाणा में भी चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, ठीक है, यहाँ की सरकार ने अलग तरह से टैकल किया, दिल्ली की सरकार ने अलग तरह से टैकल किया, वहां की परिस्थितियां अलग है, यहाँ की अलग है। तो कोरोना के विषयों पर हमने कितनी कामयाबी पाई या कितनी नाकामयाब रहे, इसके बारे में भी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा विषय। मैं जैन साहब फिर आऊंगा। आप भी जानते हैं, आप भी बिल्कुल जानते हैं कोरोना के अंदर दिल्ली सरकार ने कितना अच्छा काम किया। नहीं, मैं सर अच्छा काम किया या बुरा काम किया पे नहीं जा रहा, क्योंकि परिस्थितियां सबके लिए बहुत विपरीत थी। वो एक ऐसा समय था, सब लोग जानते नहीं थे उसके बारे में, जिसको जैसा अपने स्तर पर जो समझ में आया उसने अपनी तरफ से प्रयास किया, क्योंकि वो सबके लिए सामान्य परेशानी थी, सामान्य रूप से वो परेशानी लेकर आए थे, सामान्य परेशानी नहीं थी, ठीक है सर। आशीष जी, कोरोना के टाइम पे मेरे 3 बार कोरोना हुआ है। फर्स्ट पहली लहर में हुआ, दूसरी लहर में हुआ, तीसरी लहर में हुआ। आशीष जी, मैं सर आ रहा हूँ, और भी प्रवक्ता हैं सर, सुनिए खोवाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। डाइवर्ट किया जा रहा है, डिबेट को डाइवर्ट मत करने दीजिए। नहीं सर, क्योंकि थोड़ा बहुत तो टॉपिक है उस पे रखिए सर, प्रवक्ता कई बार अपने टॉपिक्स भी लेकर आते हैं, उनकी भी सुननी होती है, ठीक है। ख्वाल साहब, जो जिक्र आप कर रहे थे, गुजरात बिजली का जो जिक्र कर रहे थे ख्वाल साहब आप, उसके बारे में नेहरा साहब का ये कहना है कि ये वो दावे के साथ कह रहे हैं कि कहीं कोई बिजली नहीं भेजी जा रही है, हालांकि वहां से सोलर प्लांट्स लगाने के लिए गुजरात से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से करार जरूर हुए। ऐसा है, मेरे भाई बीजेपी के जो प्रवक्ता है ना, इनको बड़ी एक्सपर्टाइजेशन होती है, ये बड़े एक्सपर्ट तरीके से बोलते हैं और इनको बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है इस बात की। अदरवाइज ये ऐसे नहीं बोलते। 114 लाख यूनिट प्रतिदिन गुजरात को सप्लाई की जा रही है। अगर इस बात में कोई झूठ है, आप श्वेत पत्र जारी करें इसके ऊपर। आप यहां बैठ करके डिबेट में इस तरह की बातें करते हो, लच्छेदार आम जनता, हजारों लाखों लोग चैनल को देखते हैं, केवल लोगों को आप भ्रमित करने के लिए इस तरह की बात कह के आप चले जाते हैं। अगर आप इतने सच्चे हैं तो आप बताएं, आप मेरे को एक बात बताएं, 50% उद्योगों का उत्पादन बंद हो गया है, आप क्या करेंगे उनके लिए? रोजगार पहले चला गया, कोरोना महामारी से लोग इतने दुखी हैं, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई, लोगों के रोजगार छीन गए। अब भी बिजली संकट की वजह से मजदूर और कर्मचारी बेरोजगार होने के कगार पर हैं। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? कहने को तो हो सकता है हमारे खट्टर साहब, मोदी जी कोई न कोई बड़ा पैकेज ले आएंगे 1 मिनट में। अभी जिस तरह पहले लेकर के आए थे, 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर के आए थे, हो सकता है कहेंगे भी उद्योगों को हम ये देंगे, हम मजदूरों को लिए करेंगे, लेकिन मिलना कुछ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं होगा। ये हालात भारतीय जनता पार्टी के हैं। केवल और केवल अभी मेरे एक भाई बोल रहे थे, हमारे पत्रकार भाई बोल रहे थे कि ऐसे वक्त पे ये एग्रीमेंट करते हैं ताकि महंगी बिजली मिले, जानबूझ के, क्योंकि इनको, अपने चहेतों को, अपने भाइयों को, अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनको फायदा देना होता है, उनसे महंगी बिजली खरीदनी होती है, उनको सरकार का पैसा उनको देना होता है। इसलिए ये समय पे एग्रीमेंट ना करके वो ऐसे समय पर एग्रीमेंट करेंगे ताकि महंगे दामों पर बिजली खरीदी जा सके। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं मालूम था कि ये दिन जो होते हैं, इन दिनों में बिजली की थोड़ी किल्लत होती है? किल्लत होती है, क्यों नहीं इन्होंने नए प्रोजेक्ट लगाए? आप मुझे बताएं, आपने एक भी नया कोई प्रोजेक्ट लगाया हो? अभी पहले भी बात हुई, खेदड़ थर्मल प्लांट का जो यूनिट बंद है, आपने क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की? आप कहते हैं कि अब माननीय हमारे मंत्री जी ने कहा है कि चाइना से हम मंगवा रहे हैं, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? क्या इनको मालूम नहीं था
कि ये बिजली संकट आने वाला है। क्या आप वास्तव में अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने देना चाहते थे? आपने शायद आपकी यही मंशा थी। नेहरा साहब इस बारे में बोल रहे थे, उनका ये कहना है कि वो पिछले 1.5 साल से खराब है और कोरोना की वजह से वहां से जो रोटर का पार्ट है वो आ नहीं पाया, ये जवाब था। अरे कोरोना तो सितंबर में खत्म हो गया था, उसको भी 7 महीने हो गए हुए। ऐसा है, ये मेरे भाई अभी है ना, ये बोल रहे थे। ख्वाल साहब बात इनसे ये पूछना चाहता हूँ, विजेंद्र जी मैं आ रहा हूँ। हाँ ख्वाल साहब आप बात पूरी कीजिए। ऐसा है, आप है ना आंकड़ों की बात करें, आप सरकार हैं, आपके पास सारा आंकड़ा है, अवेलेबल है, आप आंकड़ों में बात करें। आप क्यों नहीं इस पे श्वेत पत्र जारी करते? आप डिबेट में आकर के बोल जाते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ बात और होती है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और बात होती है। आप सरकार हैं, आपको तो 1 सेकंड में ही आपको आंकड़े मिलेंगे। हाँ। आप आंकड़ों में बात करें, इस तरह से लोगों को भ्रमित करने का काम ना करें। आप हमेशा ऐसा करते हो। WHO की रिपोर्ट पिछले दिनों आई कि कितने लोग देश में मरे कोरोना की वजह से, और आप उसको भी जुटला रहे हैं। हर बात को जुटला देते हैं आप, हर बात को विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जवाब लेंगे आपसे की हुई ये चीज है, आपसे भी जवाब लेंगे। कर लीजिए, कोई ऐसा काम भी कर लीजिए, भी हमने ये किया, ये उन्होंने नहीं किया, ये उन्होंने नहीं किया, आप भी कुछ करके दिखा दे। हमने ये यूनिट लगाया, हमने ये नया काम किया, हमने जनता को ये दिया, हमने इस तरह से बिजली संकट को दूर करने के लिए ये नया काम किया। अभी आप अपने बताइए, आप हर बात को ख्वाल साहब आप कांग्रेस को आप फिर छेड़ रहे हैं। वो अभी नेहरा साहब आप नहीं आएंगे उस बात पे, वो फिर वही योजनाओं को दोबारा से बताना शुरू कर देंगे। मैं आ रहा हूँ सर, टॉपिक पे रहेंगे बताने के लिए मेरे पास। मैं नेहरा साहब आ रहा हूँ, मैं इसीलिए ख्वाल साहब को रोक रहा था। आप सुनिए नेहरा साहब, इलेक्शन है उस पे ही ये करना चाहते हैं जो भी है, ठीक है। मैं और भी प्रवक्ता है सर, विवेक चौधरी जी हमारे साथ है जेजेपी से। विवेक जी, चूंकि जिस तरह की परिस्थितियां अभी हैं, इसमें कोई शंका नहीं है कि बिजली का संकट है। प्रयास हो रहे हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं, लेकिन प्रयास नाकाफी साबित हो रहे, ये बात भी धरातल पर दिखाई दे रही है। ठीक है, विपक्ष के जो आपके नेता हैं जो बोल रहे हैं, उसमें मैं कह रहा हूं अगर वो 100% सच नहीं है तो कहीं ना कहीं 50%, 40% कुछ तो सच्चाई है सर। अगर धुआं निकल रहा है आग तो कहीं ना कहीं लगी होगी। विवेक जी। आशीष जी, मैं सभी प्रवक्ता साथियों की बात सुन रहा था। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने बहुत लंबी बातें की, ऐसे किया वैसे किया। आप ये तो बताइए नौबत क्यों आई? आज आप एग्रीमेंट का जिक्र इन्होंने किया, अडानी के साथ एग्रीमेंट का जिक्र इन्होंने किया, बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने उस एग्रीमेंट का, वो एग्रीमेंट हुआ कब? हाँ। और किन शर्तों पे वो एग्रीमेंट किया गया, किस कमीशन खोरी के तहत वो एग्रीमेंट किया गया? मैं सीधा कहना चाहूंगा, जिस टाइम पे अरे भाई साहब रोज भ्रष्टाचार लग रहे हैं यार, पे दुष्ट जुटाने के डिपार्टमेंट में, तो क्या हो गया? अरे सुनो, जैन साहब सुनो, सुनने का तो काम कीजिए, मैं आपकी बारी में नहीं बोला। ओ मेरे भाई, आप ये बताएं आपने क्या किया? सुनने की क्षमता रखिए, बता रहे हैं सुनने की क्षमता आप लोगों की है, भारतीय जनता पार्टी के बाद झूठी पार्टी की, बता दो। आज कहीं आप सत्ता में बैठे हैं, ये बीच में आपकी नौकरी चली जाएगी। सुनिए सर, सुनिए आपको बोलने का। जैन साहब, ख्वाल साहब सुन लीजिए, बीच में कूदने सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। ये कूदने की आदत छोड़िए। आज कहीं ना कहीं इन लोगों के पेट में दर्द यही है कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज प्रदेश के अंदर इन्होंने जो समझौता किया, किस तरह से किया, क्या एग्रीमेंट वो किया गया, वो भी जनता को बताने का काम कीजिए ना। आज अगर दिक्कत कोई आई है, अगर आपने कोई गलत सामान उस टाइम पे लगाया था, उसमें दिक्कत आई है, तो ये हमारी गलती थोड़ी है। आज दिक्कत आई है, उसको दुरुस्त भी किया जा रहा है। आज ये साथी बारी बारी बात करते हैं, आम आदमी पार्टी वाले मेरे साथी बोलने का काम कर रहे हैं एक्साइज पॉलिसी के ऊपर। आज तो बोले, छलनी भी बोले यार, जिसमें 3600 छेद। आज दिल्ली का जो हालात है, नहीं आपके डिबेट में बैठने का नहीं पता क्या, कैसे बैठा जाता है? लगता है पहली बार आए हैं डिबेट पे। जैन साहब सुनिए, सुनने का काम कीजिए। दिल्ली के अंदर क्या किया जा रहा है, ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं कि 24 घंटे ठेके खोलने की परमिशन दे दी। अरे आप जनाब पहले पॉलिसी पढ़िए तो सही, उसके अंदर किस चीज का जिक्र किया गया? अरे मैं आपकी योग्यता नहीं पूछ रहा, अब वो दिख रहा है कितने पढ़े लिखे आप हैं, किस तरह से बारी बारी आप कूद रहे हैं। आप डिबेट के बीच में किस तरह से कूद रहे हैं, वो आपकी योग्यता दिखा रहा है कितना आप पढ़े लिखे हैं। अगर आपने उस तरह से है ना, अगर आपने नहीं बोलने देना तो आपको मैं नहीं बोलने दूंगा।
आज कहीं ना कहीं जिस तरह से युवाओं को शराब के नशे में हिलाने का काम किया दिल्ली प्रदेश के अंदर, बाय गेट वन फ्री का ऑफर चलाने का इन्होंने काम किया, ये हमारे ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं। अरे माल की बात है, पंजाब के मुख्यमंत्री जाके पैरों के हाथ लगाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के, और प्रधानमंत्री से मांगते हैं कि हमें फंड दीजिए, हमें ये दीजिए, हमें, हमारे पास कोयला नहीं है, हमें जरूरत है। आज आप बातें तो देखिए क्या कर रहे हैं, आप बोलने से पहले सोचिए तो सही, मैं दीपक जी आऊंगा, बात कर रहे हैं। आज एक्साइज जी बात पूरी कर लें फिर आऊंगा तो उसमें बार का जिक्र किया गया है, बार का जिक्र किया गया है, ना कि ठेके का जिक्र किया गया। और ठेके के ऊपर आप बारी बारी, पता नहीं क्या आपका ठेके से इतना ज्यादा दिल्ली में लगाव है, आप बारी बारी ठेके के ऊपर आते हैं। आज कहीं ना कहीं आप इतने आम आदमी पार्टी वाले, आप इतने हरियाणा के हितैषी हैं, तो हरियाणा का पानी हरियाणा को दिलवा दीजिए। एसवाईएल का पानी क्यों नहीं दिलवाते? आपकी सरकार है, आपकी पंजाब में सरकार है, एसवाईएल का पानी दिलवाइए। नहीं, क्यों नहीं दिलवाते? आज हरियाणा प्रदेश को पानी की जरूरत है, हरियाणा प्रदेश को पानी, इनकी सरकार है। चंडीगढ़ तो ये हमारे से मांगते हैं कि हमारा चंडीगढ़ है, सरकार में आते ही पहले दिन ही बैठते ही कह दिया चंडीगढ़ हमारा है, हमारा हक है। अब हरियाणा का हक भी तो देने का काम कीजिए। आज सिर्फ और सिर्फ लुभावनेदार बातें आप यहाँ पे ना कीजिए, फैक्ट्स के साथ बात कीजिए। आप कह देते हैं शराब में ये हो रहा है, फलाने में ये, अरे कोई फैक्ट तो लेके आइए जनाब। बिजली की जहां कमी है, आशीष जी, मैंने मानने का काम किया कि हाँ कमी आई, दिक्कत आई, तो दिक्कत को दूर भी किया जा रहा है। डिमांड, हमारे पत्रकार साथी ने बताया कि डिमांड बढ़ी तभी कमी आई, कोई दिक्कत थी उसको दूर किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, और प्रयास सक्षम भी है। आज कहीं ना कहीं बार बार एक ही बात। चौधरी साहब, सवाल देखिए, सवाल तब उठता है जब आप उस चीज का दावा करें कि हम कर चुके हैं या हमने अच्छा किया। आप उद्योग लगाने की बात करते हैं अगर किसी उद्योगपति से, तो आप उसको बिजली मुहैया करवाइए ना, उसके बाद आप उन्हें बुलाने के हकदार हैं। आप मेहमान को घर में बुला रहे हैं, आप उसके आवभगत के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं, उसके बैठने के लिए जगह नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो सर कैसे आप उसे आमंत्रित करेंगे? सवाल तब उठते हैं। की जाएगी, अच्छी तरह अवगत की जा रही है, और अवगत पहले भी की गई है। आज कहीं बहकाने का काम जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, इनसे काम नहीं चलेगा। आज प्रदेश में इंडस्ट्रीज आज भी रही हैं, जिससे रोजगार भी युवाओं को मिलेगा। सभी चीजों को देखा जा रहा है, अगर डिमांड किसी चीज की बढ़ी है उसकी पूर्ति भी की जाएगी। ठीक है सर, पूर्ति की जाएगी। जैन साहब, मैं आपसे जवाब लूंगा इस पर। हमारे साथ रेणु साहब है, मैं आ रहा हूं सर। जैन साहब आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मनारा जी मैं आ रहा हूं। रेणु साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट जवाब दे देता हूं, बस 1 मिनट जवाब दे देता हूं। रेणु साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जैन साहब ले रहा हूं, जवाब ले रहा हूं, आपके पास मेरे को बहुत देर से टाइम नहीं मिला दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी हमारे साथी एक्साइज पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे थे। 7-8 दिन पहले ही हरियाणा के सीएम की, अपनी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की एक्साइज पॉलिसी आई है, जिसमें शराब की फैक्ट्री लगाने की 15 लाख वाले की जो फीस हुआ करती है उसको 1 लाख करने का काम किया। शराब पीने की एज 25 से घटा करके 21 साल करने का काम किया। और साथ में स्टेट में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि पड़ोसी राज्यों की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी में छूट देने का काम किया है। एक्साइज ड्यूटी 7% से घटाकर सीधा 2%। सर, इस पर हम एक अलग से चर्चा रखेंगे, इस पर अलग से चर्चा रखेंगे। अभी बिजली के मुद्दे पर रहते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने छेड़ी है, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने इसीलिए मैंने दीपक जी को भी रोका, रेणु साहब, इसीलिए मैंने दीपक जी को भी रोका कि आप इस पर चर्चा ना करें, क्योंकि फिर इस पर अलग से चर्चा शुरू हो जाएगी, बिजली का मुद्दा कहीं पीछे रह जाएगा। बिजली का मुद्दा मैं कहता हूँ, हमारा उत्तर ग्रेड डिस्पैच सेंटर है, उस सेंटर का रिकॉर्ड निकलवा करके देख लीजिए कब से गुजरात को बिजली सप्लाई की जा रही है। और दुख की बात यह है सबसे बड़ी, हरियाणा में शॉर्टेज है और गुजरात को सप्लाई दी जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सिंगल एक पैसा उससे लिया नहीं गया। फ्री ऑफ कॉस्ट गुजरात को क्यों दी गई सरकार, इसके लिए जवाब दे और जनता के प्रति जवाबदेही बनती है। दूसरी बात, 2 लोगों ने सवाल उठाया गुजरात वाले। आशीष जी, एक बात और, दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं कि बिजली बोर्ड जो है पैसे में आ गया। अरे बिजली बोर्ड पैसे में आ गया, हम आपको बधाई देते हैं, लेकिन पैसे में आने के बाद भी वस्तु क्यों नहीं प्राप्त हो रही है, बिजली हमें क्यों नहीं मिल रही है। एक अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि कहते 7,000 से 9,000 मेगावाट की डिमांड होगी, लगभग डिमांड बढ़ गई। मैं इन सभी साथियों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या विकास नहीं होना चाहिए? आप एक तरफ उद्योगों को आमंत्रित करते, जैसे आपने भी कहा घर में मेहमान बुला करके उसका स्वागत कैसे करेंगे आप?
अरे आप जब लोगों को बुला रहे हो तो उसको कनेक्शन भी देना पड़ेगा, लाइट भी देनी पड़ेगी। अगर आप टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ना ये, आप इसकी इस बात को भी समझिए कि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अब चूंकि अब जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात करें, वहां की परिस्थितियां और हरियाणा की परिस्थितियों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी बिजली की सप्लाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन पुराने लाइन कनेक्शन चल रहे हैं, वहां पर फैक्ट्रीज लग रही हैं या रेजिडेंशियल एरियाज है, लोड बढ़ रहा है, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। आपकी चिंता जायज है। उसी पर जवाब लेंगे नाराज साहब से। उससे पहले दीपक जी के पास चलेंगे। रेड्डी साहब, समय की कमी है सर, सबकी बात हो जानी चाहिए। हाँ, आज काल में इन्होंने बिजली की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया गया वो जरूर बताएं। ठीक है दीपक साहब, आप चूंकि समय कम है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। नेहरा जी के पास। देखिए सर, देखिए त्रिपाठी जी, मैं नेहरा मेरे साथ जेजेपी के साथी ने कुछ क्वेश्चन किया। जिस आदमी को, जिसके प्रमुख को उच्चारण हल्के में घुसने में दिक्कत आ रही हो, जो पहले लोकसभा के सांसद रहे हो, जिसका हरियाणा का सबसे बड़ा गांव। एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। सर मुद्दे पर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। दीपक जी सुनिए सर, मुद्दे पे बोलूं। हाँ, मुद्दे पर बोलिए। का काम किया, सुनिए विवेक जी, सुन लीजिए। हाँ, क्वेश्चन किए हैं, उनका जवाब देना जरूरी है। इनसे जेजेपी के साथी ने कुछ क्वेश्चन किए हैं, हमारे पर कुछ क्वेश्चन लगाए हैं, उनका जवाब देना मेरा कर्तव्य है। जेजेपी का जो हिसार लोकसभा का हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई है, उसके अंदर इनके जेजेपी के कार्यकर्ता नहीं घुस पाते। और दूसरी बात, बिजली नहीं आती हरियाणा के सिसाई गांव के अंदर 33 केवी का। ये आना कहाँ है? मैं खुद आऊंगा। आप रोक लेंगे क्या? गुंडागर्दी है कोई? आप गुंडागर्दी चलाने का काम करेंगे क्या? दिल्ली में आके लोगों को उठा के ले जाती है, ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। हरियाणा है, बैन निकाल देते हैं हरियाणा वाले बड़े बड़ों का। आज कहीं ना कहीं आप लोग जो गुंडागर्दी चलाना चाह रहे हैं, वो गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। ठीक है सर, नेहरा साहब से जवाब ले लेते हैं। नेहरा साहब, आप बात पूरी कर सकते हैं। मैंने भी सवाल किए हैं और मैं उसी पर जवाब ले रहा हूँ। ख्वाल साहब उसी पर जवाब ले रहा हूँ। नेहरा जी बोल रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं, उसी पर जवाब ले रहा हूँ। हाँ, नए प्लांट कितने लगाए? नए प्लांट कितने लगाए सर बताइए। उद्योगों का उत्पादन बंद हो गया, उसके बारे में क्या करेंगे? सुनिए ख्वाल साहब, सुनिए। हाँ, आप मजदूर और कर्मचारी, ख्वाल साहब समय कम है, सुनिए एक बार। आप सुनेंगे ना, तो आप सुनेंगे तो व्यवस्था बनी रहेगी। हमारे आशीष जी, देखिए मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता है वो बहुत ईमानदार और बड़े भले व्यक्ति हैं। उन्होंने खुद अपनी डिबेट में अभी स्वयं कहा कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो यहाँ की सरकार रही हो, इस समय बिजली का संकट हमेशा रहता है, बिजली की समस्या रहती है। उन्होंने कहा शुरू से बिजली समस्या इन दोनों में रहती है। तो एक तो वो स्वीकार करते हैं कि गर्मी के दिनों में कुछ समय के लिए बिजली की दिक्कत और परेशानी बनती है। दूसरा, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बिजली की कुछ दिनों के लिए समस्या बनी, जो अब ठीक हो चुकी है, उसके लिए मैं पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार इसलिए ठहराता हूं कि कांग्रेस एक तो अडानी के साथ जो कमजोर करार करके गई, और अडानी ने कहा कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई है, कोयले की कॉस्ट बढ़ी है, हमारी जो प्रोडक्शन बढ़ी है, इसके कारण बिजली हम महंगी करेंगे। उसके कारण हमें थोड़ी दिक्कत परेशानी कुछ दिन आई, अब तो उन्होंने देनी शुरू कर दी है। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने जो 700 अतिरिक्त जो बिजली मिलनी थी हरियाणा प्रदेश को 700 मेगावाट के आसपास, ऊपर जो अपना अधिकार कोर्ट में जाके जताया, इसके कहीं ना कहीं दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को छोड़कर दूसरे राज्यों में जैन साहब मैं आ रहा हूँ, आखिरी 30 सेकंड आपको दूंगा। बीच में नहीं सर, समय कम है। नेहरा साहब, और माननीय आपको महारत हासिल है, मुझे मालूम है। भारतीय झूठी पार्टी लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जो पहुंच जाते हैं, ठीक है, उनको हमें सोचना चाहिए। और दूसरा, अभी जंतर रेल जी कह रहे थे, एक तरफ आप कहते हैं महंगाई है और दूसरी तरफ सरकार अगर शराब के ऊपर टैक्स को कम करती है तो 8 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया बड़े भाई हैं महंगाई के अंदर। चलिए ठीक है, अमित जी के पास चलेंगे। ठीक है, मैं सभी प्रवक्ताओं से चाहूंगा प्लीज 2 मिनट, क्योंकि आखिरी 2 मिनट है। अमित जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर सुनिए। सुनो जैन साहब, मैं देख रहा हूँ। हाँ आशीष जी, आप मेरा माइक बंद कर देते हो। नहीं सर, माइक ऑन है सर, आप बीच में बोल रहे हो, आवाज नेटवर्क की वजह से जा रही है सर। उसमें स्पीकर बंद आ जाता है। नहीं सर, वो ऐसा है, आपका नेटवर्क की कोई समस्या इस वजह से हो रहा है। कोई प्रवक्ता कितना भी बेतुका बोले, लेकिन हम कभी उसके ऑडियो बंद नहीं करते। ठीक है। कोयला खरीद करके अपने पंजाब और दिल्ली के लोगों को सोनी। वीरेंद्र भाई चुप तो हो जाइए, दूसरे को तो बोलने दीजिए। वीरेंद्र भाई दूसरे को तो बोलने दो। सरकार के ऊपर जो आरोप लगा के रखना चाहते हैं
जब आप ठीक है भाई, आप अपनी पार्टी है, दूसरे को तो बोलने दो। सर आप सुन लेंगे उनकी बात, तो जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें चुप कराने की। एक बार सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ सुन क्या ले भाई साहब, दूसरे को बोलने नहीं देते। दूसरे राज्यों में मौजूद भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय झगड़ा पार्टी, खिलाफ हो गया झगड़ा करने का, डिबेट में झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, मैं चूंकि समय आखिरी 1 मिनट मेरे पास है, आखिरी 1 मिनट मेरे पास है, अमित जी के पास चलेंगे। अमित जी चूंकि जिस तरह से मैं नेहरा साहब फिर आऊंगा, नेहरा साहब फिर, जैन साहब सुनिए ना प्लीज सुनिए। जैन साहब 3 सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। हाँ सर, नए प्लांट कितने लगाए? हाँ नए सर वो आप सुन नहीं रहे ना, आप सुनिए। उत्पादन बंद हो गया, उसके लिए क्या करेंगे? नेहरा साहब सुनिए, नेहरा साहब सुनिए। मेरा आशीष जी एक सवाल है इनसे, कांग्रेस के प्रवक्ता से। भाई झगड़ा मत करो, सुन लो, झगड़ा मत करो, सुन लो। मेरे भाई आपको बोलने का महारत हासिल है, इसका मतलब ये नहीं है सर और लोगों को भी बोलने दीजिए। सवाल साहब सुनिए, जैन साहब प्लीज, जैन साहब सुनिए, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, आखिरी 1 मिनट है। अमित जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं, सुनिए। आखिरी 1 मिनट है सर, सुनिए। अमित जी, अभी तक की परिस्थितियां जो बनी उनमें बिजली के संकट को लेकर चाहे उद्योगपतियों को परेशानी आ रही है, आम जनता को परेशानी आ रही है, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन साथ साथ आरोप भी लगा रही है कि कांग्रेस के खोदे हुए गड्ढे हैं, आम आदमी पार्टी ने अड़ंगा लगाया। सर कितना इससे जस्टिफाई हो पा रहे हैं सरकार के प्रयास? देखिए, पहली बात तो ये है आशीष की एक तथ्य जो बोला गया है कि 1.5 साल से खेदड़ का पंप और जो दूसरा रोटर की जो खराबी है सर, हाँ राउटर की खराबी है, वो 1.5 साल से नहीं। रणजीत सिंह चौटाला जो खुद बिजली मंत्री, उन्होंने 10 मई को ये कहा था कि 3 साल से खराब है। हाँ। तो पहले तो ये अमेंडमेंट करनी होगी दर्शकों को कि 3 साल से खराब है, 1.5 साल से नहीं है। दूसरी बात ये है कि एक ये बात कही गई है कि अडानी के साथ जो समझौता था, जो एग्रीमेंट किया था, वो कमजोर था। अगर वो कमजोर होता तो अडानी सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं हारता। अडानी जो फर्म है वो केस हार चुकी है। एग्रीमेंट सही है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब जो वर्तमान सरकार है उसको एग्रीमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात ये है कि बजाय इस तरह के एग्रीमेंट करने के और फर्मों से भाई 10-15 दिन वेट कर लेंगे, सरकार को तुरंत जो है छोटे जो फार्म है ना, जो सोलर फार्म जिनको बोलते हैं, 1 मेगावाट से लेके 5 मेगावाट तक, तो एक जनरल बिड मंगवा लेनी चाहिए। भाई आप अपनी बिड दो कि आप मिनिमम कितने में दोगे सरकार को, तो लोग आ जाएंगे आगे। उसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता, अपने खेत में लगाने होते हैं, इंस्टॉल करने होते हैं, उसका स्थायी समाधान भी हो जाएगा और एक उद्योग भी बन जाएगा। बिल्कुल अमित जी, आपका जो सुझाव है निश्चित रूप से उस पर तो सरकार को काम करना ही चाहिए। विजेंद्र नेहरा जी इस बात को संभव है कि सरकार तक इस बात को जरूर पहुंचाएंगे, विवेक जी भी कोशिश करेंगे। सर ये जो प्रयास हैं ये सारा साल होने चाहिए। अभी की परिस्थितियां ये हैं कि अभी तत्काल बिजली चाहिए, लाइन लॉस जो हो रहा है उस पर आपने काम किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पावर कट्स हैं उनके सर आवर्स तय कीजिए। बहुत बार इस बात की घोषणा हुई कि आवर्स तय होंगे, लेकिन वो उसके बाद भी उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। उम्मीद है कि इस पर भी आप लोग काम करेंगे और इस बिजली के संकट को हम लोग मिलजुल कर खत्म कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय की कमी है, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा और बिजली का ये संकट बहुत जल्द खत्म होगा इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम में। फिलहाल इतना ही वक्त, एक छोटे से ब्रेक का चलो।